हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी नए विद्यार्थियों बीएससी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आज रसायन विज्ञान का द्वितीय पेपर सेकंड पेपर की बात करेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। और इस आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन के बारे में कि रसायन विज्ञान की पेपर द्वितीय जो आपका कार्बनिक रसायन का जो पेपर है उसमें प्रथम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे, संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, उन 3 पेपर में जो द्वितीय सेकंड पेपर है उस पेपर की चर्चा हम करेंगे। और इस पेपर में आपकी 5 यूनिट हैं, 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयों में सभी इकाइयों में कम से कम 2 चैप्टर हैं। और उसमें से हम प्रथम यूनिट का पहला चैप्टर हम आज ले रहे हैं, संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जैसा कि आप पूर्व की क्लास, जैसा कि आप 11th-12th में पढ़ के आए हुए हैं कि बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में आपका थोड़ी बहुत जानकारी आपको सभी को है। और कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इस इंट्रोडक्शन को पढ़ना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको आगे की जो चैप्टर है, आगे की जो यूनिट है उसमें पढ़ने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। कि जैसा कि आपका बॉन्डिंग बंधन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो यौगिक बनते हैं वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य में बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु या एटम जो है आपका, वो विभिन्न प्रकार के यौगिक अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए वह रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी आपके परमाणु है उस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जब तक कोई भी परमाणु अपना अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है उसके बाद वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे हम बात करें बॉन्डिंग की, बंध की, तो 2 अलग अलग परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की साझा करके या अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके, ट्रांसफर करके वह बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम बात करें जो बॉन्डिंग है, बंध है, तो 2 परमाणुओं के बीच में बनता है और जिसके माध्यम से यौगिक बनते हैं, आपके अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनते हैं। तो उसी बॉन्डिंग की हमें यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि 2 परमाणु एक ही प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के हों, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं और बॉन्डिंग के माध्यम से मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनकी संरचना किस प्रकार की है ना, जैसे कि वी शेप है या उनकी टेट्राहेड्रल है, मतलब चतुष्फलकीय है या अष्टफलकीय है ना, या वर्गाकार समतलीय आकृति है, कौन सी आकृति है वो अब क्या जाती है स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले अपन बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में कि बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है और किस प्रकार से हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है कि बॉन्डिंग किस अलग अलग प्रकार के, आपने मुख्य रूप से 3 प्रकार आपने पढ़े हुए हैं। आयनिक बॉन्ड आपने एक तो पढ़ा हुआ आयनिक बॉन्ड, सेकंड आपने पढ़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड एंड तीसरा आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन, है ना। आयनिक बंध, इसको अपन हिंदी में कहते हैं कोवेलेंट को सहसंयोजक बंध, और तीसरा आपने जो पढ़ा उसको कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। ये 3 प्रकार के बंध आपने मुख्य रूप से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा आपने धात्विक बंध भी पढ़ा हुआ है,
जो धात्विक जो धातु होते हैं उनके बीच में आपका ये बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो आपके बनता है धातु व अधातु के बीच में। एक सिंपल सी जानकारी की बात कर रहे हैं हम, तो आयनिक बॉन्ड बनता है धातु व अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटेलिक, मेटल के बीच में बनता है, एलिमेंट के बीच में बनता है। कोवेलेंट है वो आपका नॉन मेटल के बीच में बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वह अपन देखते हैं मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वह आपके उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो बॉन्डिंग के ये 3 टाइप अपन मुख्य रूप से बात करते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग के समय जो भी आपका एलिमेंट आप ले रहे हैं उस एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अष्टक पूर्ण करने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, एलिमेंट के द्वारा। अब यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करे, शेयरिंग करे, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। उसके आधार पे अपन बॉन्डिंग के 3 टाइप्स अपन पढ़ते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आयनिक बॉन्ड इस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि यह आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आपका मेटल व नॉन मेटल के बीच में होता है, मतलब धातु व अधातु के बीच में आपका ये आयनिक बंध होता है। अब धातु कौन से होते हैं, आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट जो भी वो आपके किस में आते हैं, मेटल में आते हैं, धातु में आते हैं। और आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो किस में आते हैं, अधातु या नॉन मेटल की कंडीशन में आते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉर्मली आपका कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। और इस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और इन आयन के बीच में क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके माध्यम से यह दोनों आयन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड जिन यौगिकों में होगा उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। और आयन के फॉर्मेशन के बाद मतलब एक धनायन होगा और एक ऋणायन होता है। और धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके माध्यम से दोनों आयन आपके आपस में जुड़े हुए होते हैं और आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो तरीका है वो तरीका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के माध्यम से यहाँ पे जो एलिमेंट है वह अपना बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बनेगा धनायन और एक बनेगा ऋणायन। धनायन कैसे बनेगा, जो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह बनाएगा धनायन, और जो मेटल या बात करें नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो आपका क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ऋणायन बनाएगा। दूसरी चीज जो मेटल होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, विद्युत धनी होते हैं। विद्युत धनी मतलब जो मेटल होगा वो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, जो धातु होते हैं वो धनायन बनाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके ऋणायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन बनने के बाद दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये होता है आपका आयनिक बॉन्ड। इसको अपन एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझे, जैसे कि अपन लेते हैं NaCl। NaCl आपका एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl में जो बंध होता है वो आपका होता है आयनिक बंध होता है। तो कैसे होता है अपन उसकी चर्चा करें तो Na आप बात करते हैं अपन Na एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये आपका सोडियम जो धातु है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है। और ये आपका NaCl की बात करते हैं। और जो Cl है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6
3s2 सॉरी 3s2 3 6 5 5 और 2 7 7 से 13 13 4 17। तो ये आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप आयतन कोश में देख रहे हैं, जिसके आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि अपन बात करें कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम के आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आप 3s1 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो उसके आयतन कोश में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, दूसरा तरीका क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना एक कठिन परिस्थिति है, एक आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कौन? Na। जैसे ये 3s का जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 और 2 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, -1 इलेक्ट्रॉन और इसके आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं 2s2 2 की 6 जो है तो कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गए। तो आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये Na से क्या बन गया आपका? Na प्लस बन गया। क्या बन गया? Na से Na प्लस बन गया। अब इस सोडियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, त्याग किया, उस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर एक क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन एटम ग्रहण कर ले, क्योंकि इसके आयतन कोश में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जो कहाँ से आया है? सोडियम परमाणु से प्राप्त हुआ है। तो इसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3s2 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये जो Cl है वो आपका बन जाएगा Cl-। तो इस प्रकार से सोडियम परमाणु आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए Na प्लस बनने से, और क्लोरीन के Cl- बनने से भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस प्रकार से प्राप्त Na प्लस व Cl-, इन दोनों आयनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। और ये जो दोनों आयन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इस बंध को हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। मतलब आयन बनेंगे और आयन बनने के बाद दोनों आयनों के बीच में एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। उन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में एक सिंपल सी जानकारी। और हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत धारा में प्रवाहित हो सकती है, पानी में घुलनशील होते हैं, इनके गलनांक और पथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आयन बनते हैं पानी में, इसको जब घोला जाता है, जब NaCl को पानी में घोला जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में ये आयन बनाता है। तो ये एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के माध्यम से बंध का फॉर्मेशन, बॉन्डिंग का बनना और कंपाउंड का फॉर्मेशन। सेकेंड तरीका है आपका है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक जो बंध होता है वह आपका बनता है नॉन मेटल एलिमेंट के साथ बनता है, मतलब अधात्विक परमाणु के बीच में आपका सहसंयोजक बंध बनता है। सेकेंड आपका है सहसंयोजक बंध। अब जो सहसंयोजक बंध है वह आयनिक बंध जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका जो सहसंयोजक बंध है वह बनता है आपका शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साझे की वजह से बनता है। साझे की वजह से यहाँ पे आपका बंध बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये किसके बीच में बनता है? आपका अधात्विक, मतलब अधिक विद्युत तत्वों के बीच में आपका बनता है, नॉन मेटल एलिमेंट के बीच में बनता है, अधात्विक परमाणु के बीच में बनता है। और अक्सर मोस्टली कौन से होते हैं? ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड आपके बनाते हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो ये आपको कौन से बंध बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉन की
शेयरिंग साझे की वजह से बनता है और ऐसे बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। और यह जो सहसंयोजक बंध जो होते हैं वह इसके माध्यम से जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक उनको कहा जाता है। और इनका जो गलनांक व कथनांक जो होता है वह आयनिक बंध से कम होता है और ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं और यह विद्युत के कुचालक होते हैं। नॉर्मल एक सिंपल सी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है सहसंयोजक बंध के बारे में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो साझा होता है, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों परमाणुओं का योगदान बराबर होता है। जैसे कि अपन बात करें, आपने लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो आपके एलिमेंट है या परमाणु जो आप ले रहे हैं वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे कि अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझे, CH4 जो आप बात कर रहे हैं, मेथेन अणु की आप बात कर रहे हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है। यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु बना दिए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए कंसेप्ट क्या है कि उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, तब वह अपना एक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्या संभावना है, जो कार्बन के पास ये है कि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो एक तरीका ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागे। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ जाती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या करता है, जो हाइड्रोजन है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार इस हाइड्रोजन की भी कंप्लीट हो जाएगी, इस हाइड्रोजन की भी कंप्लीट एंड इस हाइड्रोजन की भी कंप्लीट। और जो कार्बन होता है वह भी इस इलेक्ट्रॉन पे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उन पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार रहता है। तो इस हिसाब से देखें तो कार्बन के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। इसका एग्जाम्पल अपन लिया मेथेन CH4। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की साझा हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बन रहा है उस बंध को अपन क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध उसको कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो उसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड या द्विबंध कहा जाता है। अगर 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम कार्बन के केस में अपन देखते हैं। और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनका गलनांक और कथनांक जो होता है वह आपका आयनिक बंध से कम होता है और ये कुल मिला के वाष्पशील होते हैं और पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में आपके घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये था आपका सहसंयोजक बंध। और लास्ट तीसरी कंडीशन है आपकी उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध जब आपके मोस्टली B ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। और इस उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है कि एक तो होता है दाता परमाणु या दाता अणु, एक होता है आपका ग्राही, ठीक है, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। ये 2 कंडीशन यहाँ पे होती है। एक जो दाता होता है वो कंप्लीटली लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा और ग्राही उस पूरे लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसका अपन एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं H2O, ठीक है। अभी जो H2O है, इस H2 में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस ऑक्सीजन परमाणु पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अमोनिया, ये भी आपका डोनर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ग्राही के रूप में अपन बात करें BF3 हो सकता है आपका। तो BF3 में आप बात करें, BF3 में अपन देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। जैसे कि बोरॉन की अपन बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एकल बंध बन रहा है तो एकल बंध बन रहा है, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। तो बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो
ऐसी कंडीशन में H2O मॉलिक्यूल है वह अपना लॉन पेयर इस BF3 मॉलिक्यूल को दे देता है और BF3 मॉलिक्यूल में इस प्रकार से आपका योगोत्पाद बनता है, जिसको अपन लिखेंगे H2O प्लस BF3 माइनस। यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है उसको हम एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और ये एरो क्या शो कर रहा है कि H2O में जो ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है उसको डोनेट कर दिया, किसने, BF3 मॉलिक्यूल को डोनेट कर दिया। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये भी आपके आयनीकृत नहीं होते हैं और इनके गलनांक व कथनांक सहसंयोजक यौगिकों से अधिक, लेकिन सहसंयोजक यौगिक से अधिक लेकिन आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। तो ये थे आपके बॉन्डिंग के बारे में हमने चर्चा करी, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये एक सिंपल सी जानकारी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी है कि आपकी किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बंध के बारे में बात करी, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में अध्ययन किया। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, कार्बन अणु की संयोजकता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और लिबेल और वार्टॉप ने इसके बारे में हमें जानकारी दी थी कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। ये आपके मुख्य रूप से 3 बंधों के बारे में हमने आज यहाँ पे चर्चा करी और आगे की क्लास में हम इसका आगे से और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, आपको ये सब जानकारी है, लेकिन जस्ट रिकॉल करने के लिए अपने ये चीज़ आज पढ़ी है। थैंक यू।